अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। आज के इस लेक्चर में हम एमडीकेट फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड मोशन के फर्स्ट टू टॉपिक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी को कंप्लीटली कवर कर रहे होंगे। ये नाम तो आपने पहले भी सुन रखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक बॉडी सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करती है उसका कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर एक बॉडी पहले गई वेस्ट में, फिर गई ईस्ट में, फिर गई नॉर्थ में, फिर गई साउथ में, उसका कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, एक बॉडी तीन टाइप है। एक बॉडी पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, फिर बी से दोबारा पॉइंट ए पर आई। अब इसका अगर टाइम सेम हो लेकिन डिस्टेंस और स्पीड डिफरेंट हो, आप कैसे फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड को। या फिर अगर डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम और स्पीड डिफरेंट हो, अब इसे कैसे फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड को। या फिर अगर तीनों के तीनों डिफरेंट हो तो कैसे फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड को। यही सारे कॉन्सेप्ट कुछ ट्रिक्स को यूज करते हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर रहे होंगे। और बच्चों के दिमाग में आने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन वो क्या ये लेक्चर एनएमडी लेवल के लिए काफी रहेंगे। तो हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर एवरी प्रिंस के एवरी टॉपिक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट यहाँ हम कवर कर रहे होंगे। और साथ ही साथ भले लेक्चर का टाइम कम है क्योंकि मैंने कुछ ट्रिक्स को यूज किया है टाइम को कम करने के लिए। नंबर वन क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बच्चे के पास जो दे रहा है इंट्री एग्जाम, टाइम होता ही नहीं वेस्ट करने के लिए कि वो चैप्टर के लिए 10-12 घंटे का टाइम नहीं दे सकता। और साथ से मैं यहाँ पर कोई ब्लैंक पेज यूज नहीं करूंगा, बल्कि तमाम के तमाम नोट्स और स्लाइड्स पहले से प्रिपेयर और वेरीफाई करके लेके आया हूँ। और यहाँ पर हम इसे पढ़ रहे होंगे और ये आपको नोट्स ना एडुकस के एलएमएस पर साथ साथ ही कंप्लीट एमडीकेट फिजिक्स के आपको मिल जाएंगे, जैसे उसके लेक्चर मिलते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। वो क्या, नंबर वन, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज इन परपेचुअल मोशन। मतलब वो कहता है कि यूनिवर्स में हर एक चीज कभी ना रुकने वाली मोशन में। वो कैसे, वो कहता है कि मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट तो है ही नहीं है। आप कभी अपने को ये नहीं कह सकते अगर मैं रुका हुआ हूँ अपने सराउंडिंग के लिहाज से तो मैं हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से रुका हुआ हूँ, बल्कि आप सन के लिहाज से मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब के बना मोशन और रेस्ट ये तो होता है रिलेटिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बैठ कर सुन रहे लेक्चर मेरा चेयर पर, आप अर्थ के अकॉर्डिंग रेस्ट पर होंगे, लेकिन अगर आप देखें सन के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। ये एक बुक में लिखी हुई तो कॉन्सेप्ट बातें लिखती है। और इसी मोशन और रेस्ट की स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स कहते हैं। इसके दो टाइप आती हैं, ये दो ब्रांचेस आती हैं। नंबर होगी काइनामेट्स, एक होगी डायनामिक्स। काइनामेट्स में हम पढ़ेंगे तो मोशन को, लेकिन हमें उसका काज जो कि फोर्स होता है उससे हम तल्लुक नहीं होगा, हम उसे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन डायनामिक्स में हम दोनों पढ़ रहे होंगे, मोशन पढ़ेंगे साथ ही साथ जो उसका काज है फोर्स उसे पढ़ रहे होंगे। ये इसकी दो ब्रांचेस थी। ये तो बस ना नॉलेज की हद तक बातें थी, मैंने आपको बता दी जो बुक में लिखी हुई थी, क्योंकि लेक्चर को कंप्लीट नहीं था ना। अब देखते हैं हम डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस को हम शो करेंगे एस से, डिस्प्लेसमेंट को डी से। अब दोनों में जो फर्क है, डिफरेंस पहले है वो इनके साइन में शो हो गया होगा। वो क्या, डिस्टेंस तो नॉर्मल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने लगाया हुआ वेक्टर का साइन। ये डिफरेंस इनमें एक है। नंबर वन पढ़ते हैं डिफाइन को। वो क्या है, डिस्टेंस होगा टोटल पाथ कवर, दो पॉइंट के दरमियान जो होगा टोटल पाथ, या कह लें एक्चुअल पाथ, वो होगा हमारे पास डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट की दो डिफाइन आएंगे। नंबर वन पे क्या होगी, इसे हम कहेंगे स्मॉलेस्ट पाथ भी कहेंगे, दो पॉइंट के दरमियान, जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। दो पॉइंट है ना, आप दरमियान निकालना है जो सबसे छोटा रास्ता हो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये बनता है हमारे पास एक डिफाइन थी डिस्प्लेसमेंट की। डिफाइन नंबर टू, चेंज इन पोजीशन आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ये एक इसकी डिफाइन इंपॉर्टेंट है, हम इससे एमसीक्यू सोल्व कर रहे होंगे। हाँ, सारे एमसीक्यू इस लेक्चर में सोल्व करेंगे। अब नंबर टू पे देखें, दोनों का यूनिट भी सेम है मीटर, दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी एल होगी, क्योंकि डायमेंशन यूनिट करती है यूनिट पे करती है। जब उनका यूनिट सेम है उनकी डायमेंशन भी सेम ही होगी। अब खुद देख लेना, यहाँ पर हम देखते हैं इसको, एक बॉडी अगर यूं मूव करते पॉइंट बी पर गई है तो उसका था एक्चुअल पाथ, वो है डिस्टेंस था। और दरमियान में जो बनेगा उसका स्मॉलेस्ट पाथ वो होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक
वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक की हमारा बातें एफएससी लेवल की। अब बातें हैं मेन बातें, वो क्या, डिस्टेंस एस कैन बी पॉजिटिव, अगर एक बॉडी मूव कर रही है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस कैन बी जीरो, एक बॉडी मूव ही नहीं की डिस्टेंस जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा। अगर इसने मूव किया है ना हमेशा ये ऐड ही होगा, चाहे ये जाए राइट जाए चाहे आप से लेफ्ट है, इसने ऐड ही होना है, नेगेटिव इसने कभी भी नहीं होना। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम नहीं है, उसने मूव किया, पॉजिटिव होगा। कैन बी जीरो, जीरो हो सकते हैं, जीरो कब होगा, एक बॉडी मूव ही नहीं की, जब बॉडी मूव करके दोबारा वहीं आ गई, दोनों का इनिशियल पॉइंट भी फाइनल पॉइंट भी सेम था, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, वो कैसे, चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी पहले लेफ्ट साइड से गई राइट साइड पर, 10 मीटर मूव की, पॉजिटिव था। अब वो दोबारा राइट साइड से वापस जाएगी लेफ्ट साइड पर, अब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, जो उसका बनेगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होगा। नेगेटिव साइंस का बेसिकली काम पता क्या है, शो करना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, बस इसका इतना से काम है। जहां तक ये बात थी। अब बात है एक और मेन पॉइंट, वो क्या कहता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनकी वैल्यू कब सेम होती है, कब इक्वल होती है, इनकी कब इक्वल होगी, जब दोनों के दरमियान जो लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल दो पॉइंट है, नीचे देख लिया, एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई, उसका एक्चुअल पॉइंट भी सेम लाइन था, जो एक्चुअल पाथ था वो भी स्ट्रेट लाइन था, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होगा। इस केस में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, इक्वल होगी। अब केस नंबर 2, जब दो पॉइंट के दरमियान जो हमारे पास एक्चुअल पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखें, बॉडी ऐसे यूं घूमती हुई ये वापस आके बी पे आ गई, अब इसके दरमियान पाथ का स्ट्रेट लाइन है, नहीं है। इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, बल्कि उससे ग्रेटर होगा। आपको नजर आ रहा है ना, डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का नाम ही है शॉर्टेस्ट पाथ। अब डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, यहाँ पर हो गया। अब हमने यहाँ क्या की पॉइंट सीखा, वो ये सीखा डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो साइन चाहिए ना सीधी लाइन है, वो इक्वल क्या है, इक्वल सकता है, कब होगा, जब दोनों के दरमियान जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब दोनों के दरमियान जो पाथ है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तब हमेशा ग्रेटर होगा। लेकिन सबसे मेन पॉइंट, मैंने इसको 3 स्टार लगाए हैं शो करने के लिए, डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्टेंस एस डिस्प्लेसमेंट डी से स्मॉलर नहीं हो सकता। हम देखते हैं एमसीक्यू, एक एमसीक्यू हमारे पास है, रेशियो है किसकी, डिस्टेंस की टू द डिस्प्लेसमेंट। आपने ऑप्शन देना है सिंगल बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर नहीं चाहिए मुझे जी, ये एमडी कैट है, या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, आपने देना होगा सिंगल बेस्ट आंसर। ये एमडी कैट की मजे की बात है। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन ए है, वो शो कर रहे हैं कि ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ये साइन ना ग्रेटर शो करता है, मतलब ये जो साइन है ना एरो से हेड है, हेड हमेशा होगा स्मॉल की तरफ, जो इसकी होगी दूसरी वैल्यू होगी वो लार्ज होगी। यहाँ शो कर रहे हैं रेशियो एक लार्ज वैल्यू है एस कम्पेयर टू 1 के, क्या ये पॉसिबल है, जी हाँ ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है और देखते हैं। अगर हम देखें ना, रेशियो में जो ऊपर होती है उसे कहते हैं न्यूमिनेटर, वो डिस्टेंस है, और जो अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो रेशियो वैल्यू नीचे है जिसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, उससे ज्यादा होगी, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी 1 से ऊपर आएगी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ बॉडी का 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो, रेशियो क्या आएगी 2 आएगी, 1 से ऊपर आ गई ना जी, ऑप्शन है पॉसिबल है। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी को इक्वल टू 1, क्या पॉसिबल है, जी हाँ यही पॉसिबल है। वो कैसे, अगर डिस्टेंस भी 2 हो, डिस्प्लेसमेंट भी 2 हो, रेशियो क्या आएगी 1 इक्वल टू 1, मतलब एमसीक्यू दोनों ठीक हो गया, देखा ना। अब देखते हैं सी को, क्या सी करेक्ट हो सकता है, जी सी भी करेक्ट है। वो कैसे, इसने हमें दोनों को दिखा दिया कि रेशियो या तो 1 से ग्रेटर होगी या 1 के इक्वल होगी, लेकिन डी नहीं हो सकता। वो क्यों हो सकता, उसने ये तो शो किया कि 1 के इक्वल होगी, पर साथ शो कर रहा है कि 1 से वो कम भी हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे, इसको पॉसिबल होने के लिए, रेशियो को 1 से कम होने के लिए, रेशियो को जो हमारे पास है न्यूमेटर डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट से कम होना पड़ेगा,
पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास लाइन जो पड़ी है, डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, हमने यहाँ ही पढ़ी है और इस पे भी हमने देखा है क्या तो ग्रेटर तो होगा या इक्वल तो होगा, पर कभी भी उससे कम नहीं होगा। कौन? डिस्टेंस एस। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है। चलो और वॉइस करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे पढ़ा जो स्टार्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर, जैसे कहेंगे एक्चुअल पाथ कवर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दो बातें। नंबर वन, दो पॉइंट के दरमियान हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा या फिर उनके दरमियान चेंज इन पोजीशन आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोनों को यूनिट मीटर ही था, दोनों की डायमेंशन लेंथ ही थी। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डायरेक्शन उसकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट होगी। और डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। शो करें डायरेक्शन ऑपोजिट को। क्लियर है? क्लियर है। दोनों की वैल्यू कब सेम थी? चाहे दो पॉइंट के दरमियान जो एक्चुअल पाथ हो वो भी हो, स्ट्रेट लाइन हो। और दोनों की वैल्यू कब सेम नहीं थी? कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा था। जब दोनों के दरमियान जो पाथ हो एक्चुअल वो स्ट्रेट लाइन ना हो, उसके बाद जो भी होगा डिस्टेंस ने डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर ही होना है। क्लियर है? क्लियर है। और डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। चलो क्लियर हो गया। अब हम एमसीक्यू सोल्व करते हैं। एमसीक्यू में ना एक एमसीक्यू है, एक बॉडी पॉइंट ए से मूव की पॉइंट बी की तरफ, फिर वो बी से गई सी की तरफ। हमें फाइंड करके दें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। राइट है। डिस्टेंस फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, हमेशा ऐड ही करना डायरेक्शन को। अब देखो क्या 12 + 5 = 17 मीटर आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। सिंपल से काम था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो कैसे फाइंड करेंगे? चलो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन क्या थी? दो पॉइंट के दरमियान जो होगा हमारे पास स्मॉलेस्ट पाथ। तो यहाँ जो हमारे पास पॉइंट ए और सी है ना, इनके दरमियान स्मॉलेस्ट पाथ बनेगा, वो ये लाइन बन जाएगी। अब बात गौर कर रहे हैं आप, ये तो एक बन गई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है ना। इसका हम कैसे निकालेंगे? ये जो हमारे पास है ए और सी की तरह, इसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। नीचे क्या था? बेस था ए और बी। बी और सी हमारे पास क्या था? वो था परपेंडिकुलर था। ए और सी हमारे पास क्या आता है? हाइपोटेन्यूस आता है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारा बेस भी हो, अगर हमारा परपेंडिकुलर भी हो, हमने फाइंड करना हो हाइपोटेन्यूस। वो कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। याद है ना? हाँ, वो क्या फार्मूला उसका? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या बन जाएगा हमारे पास? डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास 44, 144। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। क्लियर है? अब डी से हम खत्म करेंगे स्क्वायर को, हमें करेंगे बहुत सारे ले लेंगे, अंडर ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी इज इक्वल टू अंडर 169। अब अंडर 169 क्या होता है? 169 13 का स्क्वायर होता है। तो वहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 30 मीटर। क्लियर है? क्लियर है। हमने क्या अप्लाई किया? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, क्योंकि हमारा बन गई थी एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, एक बॉडी पॉइंट ए से गई बी पर, बी से गई सी पर, सी से गई डी पर। इसका फाइंड करें डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस सिंपल सा ऐड करेंगे ऑल डायरेक्शन को, क्या बन जाएगा? 8 + 3 + 4। क्लियर है? कितना हो गया? 15 हो गया। डिस्टेंस तो आ गया, लेकिन आप कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? दोबारा उसके डिफाइन देखते हैं। डिफाइन क्या थी? दो पॉइंट के दरमियान स्मॉलेस्ट पाथ। हमने लाइन लगा दी स्मॉलेस्ट पाथ के लिए, उनके दरमियान कम से कम पाथ, वो ये बनेगा। लेकिन अगर हम इसको एक नैरो लाइन खींचे, हमें नजर आ रहा है कि बन गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। पर बात अब ये आती है उसकी वैल्यू क्या होगी जो परपेंडिकुलर है। अब बात गौर कर रहे हैं आप, पॉइंट बी और सी के दरमियान जो लाइन है, जो लेंथ है, ये इक्वल है ना। पॉइंट डी और ये जो लाइन आती है हमारे पास, इसके इक्वल है ना। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगी। हमें मिल गई वैल्यू परपेंडिकुलर की। लेकिन अगर हम देखें वैल्यू क्या होगी बेस की, हम वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए अगर आप देखें, बॉडी पहले पॉइंट ए से बी की तरफ मूव की, ठीक है। लेंथ क्या थी? 8 मीटर थी। अब बॉडी दोबारा यहाँ पे पॉइंट सी से डी की तरफ गई है, लेंथ कितनी है? 4 मीटर है। क्या बात गौर कर रहे हैं? ये तो यहाँ से तक हो गया। अगर हम 8 मीटर से निकाल लेंगे 4 मीटर को, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेस की। हाँ, हमें बेस वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर मिल गई। अब हम निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूस यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। फार्मूला होगा पाइथागोरस थ्योरम का, वही दोबारा अप्लाई किया। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोबारा वही अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। कैसे? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 19, डी से हमने खत्म किया स्क्वायर को,
उसके अंदर लिया बोथ साइड पे अंडर लिया, तो आंसर हमारे पास जाएगा 125 जो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर है? ये भी एमसीक्यू वैसा ही था, पर हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली ना बेस थी ना हमारे पास थी परपेंडिकुलर, पर हमने कैसे उसकी वैल्यू निकाली, बेस के भी परपेंडिकुलर के भी, ये एमसीक्यू भी आ होते हैं। एक बात मेरी याद रखना, ये जो मैं तैयार करता हूँ ना आपके नोट्स के लिए, ये सर्च पेपर तैयार करता हूँ, यहाँ पर सारे वो एमसीक्यूज ऐड होते हैं जिस तरह के, जिस टाइप के, जिस कॉन्सेप्ट के पास्ट पेपर में बार बार एमसीक्यूज हैं। यानी ये जो नोट्स में एमसीक्यूज है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कहाँ के एमटीकेट के एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे, ये लिए मैंने ऐड कर दिए। आपके पूरी एमटीकेट फिजिक्स के हर टॉपिक के जो बनेंगे एमसीक्यूज इंपोर्टेंट, आपको लेक्चर में वही कवर करवा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, उन्हीं से आपके टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। अच्छी बात है ना? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अगर एक बॉडी ऑसिलेशन करती है, ये हमारा सिंपल पेंडुलम आ गया ना, बॉडी पॉइंट ए से गई बी पर, फिर बी से गई सी पर, अब सी दोबारा बी पर, बी दोबारा ए पर, फाइंड करके तो बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देंगे या उसे पहले मल्टीप्लाई कर ले। वो क्या होगा? डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किससे कहते हैं? मेन पॉइंट से मैक्सिमम जो होता है डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम फासला, उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। अगर आप गौर करें, बॉडी पहले पॉइंट ए से बी पर ही उसने कवर किया एक एम्पलीट्यूड, फिर बी से सी पर, सी से डी पर, डी से सी से बी पर, बी से दोबारा ए पर, बॉडी ने कवर किया हमारे पास 4 एम्पलीट्यूड। तो उसका आंसर क्या होगा? एस इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 एम्पलीट्यूड होगा। इसको हम 4a भी शो करते हैं, 4x0 भी शो करते हैं, 4xm भी शो करते हैं। आपको तीनों में से कोई भी ऑप्शन में उसका आंसर यही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 आएगा। वो कैसे आ गया? आपने डिफाइन वर्जन डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या था? चेंज इन पोजीशन आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यहां गौर करो, बॉडी ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, सी से बी आई दोबारा ए पे आ गई, बॉडी वापस वहीं पर आ गई, उसकी चेंज हुई कोई नहीं पोजीशन। अगर चेंज हुई नहीं पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मैंने कहा था ना, हम उस डिफाइन को एमसीक्यूज में यूज कर रहे होंगे। क्लियर है? क्लियर है। अब नेक्स्ट है, बॉडी मूव की आपको ऊपर मिली होगी वैल्यू डायरेक्शन की, आपने बनाना है ग्राफ और उससे हमने सोल्व करना है और आंसर निकालना है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। कैसे निकालेंगे? पहले बॉडी मूव की हमारे पास 10 मीटर ईस्ट, फिर मूव की ईस्ट से 10 मीटर वेस्ट, फिर मूव की वेस्ट से 10 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर वेस्ट से 5 मीटर नॉर्थ मूव की, फिर दोबारा नॉर्थ से मूव की 4 मीटर साउथ मूव की। फाइंड करो उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस सिंपली ऐड कर देंगे, 10 + 3 + 5 + 4 इज इक्वल टू 22 मीटर। लेकिन फाइंड करें डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे? हम यहाँ पर ना डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट। वो क्या होगा? मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। हमने पढ़े हुए थे यूनिट वेक्टर, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ना। वो क्या? ये होते हैं, डिपेंड करते हैं एक्सिस पर। एक्स एक्सिस इज इक्वल टू आई वेक्टर, वाई एक्सिस इक्वल टू जे वेक्टर और जी एक्सिस इक्वल टू के वेक्टर। हमने यहाँ पर यूज करने हैं एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। जब हमारे पास यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है ई की तरफ और उसके ऑपोजिट होगा एक्स नेगेटिव होगा, ये होता है ना, नेगेटिव एक्स होता है। जब हमारे पास एन की तरफ वाई पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जे की तरफ, साउथ की तरफ वाई नेगेटिव होगा। जब हमारे पास एक्स पॉजिटिव है तो यूनिट वेक्टर आई पॉजिटिव होगा। जब हमारे पास जे पॉजिटिव है, यूनिट वेक्टर हमारे पास जे पॉजिटिव होगा। जब एक्स के ऑपोजिट हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आई नेगेटिव आएगा। जब हमारे पास जे के ऑपोजिट में यूनिट वेक्टर वाई नेगेटिव होगा तो हमारे पास यूनिट वेक्टर जे नेगेटिव आ रहा होगा। ऐसे हमने लगा ली वैल्यू यूनिट वेक्टर की, वो ऐसे आ रहे होते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट ये आता है। अब हम इससे ना वैल्यू पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। फर्स्ट हम देखेंगे हमारे पास 10 मीटर था पॉजिटिव वाई का, वो बन जाएगा हमारे पास कितना? 10 पॉजिटिव वाई यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 मीटर था नेगेटिव वाई का, ये बन जाएगा हमारे पास -3 आई बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास था नॉर्थ की तरफ 5 मीटर पॉजिटिव जे का, ये आ जाएगा पॉजिटिव जे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास था कितने मीटर? 4 मीटर नेगेटिव जे का, ये आ जाएगा हमारे पास 4 नेगेटिव जे आ जाएगा। क्लियर है? अब हमने आई को आई में ऐड करना है, जे को जे में ऐड करना है। +10 -3 आई बन जाएगा हमारे पास +7 आई और +5 -4 जे हमारा बन जाएगा पॉजिटिव का 1 जे बन जाएगा। क्लियर है? अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। हमने फाइंड कर लिया उसके यूनिट वेक्टर, अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। वो क्या होगा?
डी का स्केयर इज इक्वल टू एस का 7 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। अब डी से स्केयर खत्म करने के लिए हम लेंगे बोथ साइड पर अंडर रूट लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी इज इक्वल टू 14 प्लस 1, ये बन जाएगा अंडर 50। ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, हमने कैसे अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट का गया, यहाँ पर डिस्टेंस क्या गया, ऐड करके आ गया। हमने कैसे फाइंड किया, यहाँ पर डिस्टेंस के लिए सिंपली ऐड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने पहले इस्तेमाल किया यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट को, फिर हमने वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाले डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, क्लियर है। अब एक बॉडी अगर मूव करती सर्कल में, उसका कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस को, उसका कैसे निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट को, आओ देखते हैं। ये बॉडी थी, पॉइंट ए से यूं घूमती हुई पॉइंट ए पे दोबारा वापस आ गई वापस आ गई। उसका क्या डिस्टेंस, उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। उसका डिस्टेंस अगर आप गौर करते हैं तो जो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ होगा, और उसका एक्चुअल पाथ तो हमारे पास सर्कल के रिंग के इक्वल आ रहा है, और सर्कल के रिंग को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, लिखा हो ना हमारे पास, सरकमफ्रेंस कहते हैं, और सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस क्या बनेगा हमारे पास, एस इज इक्वल 2 पाई आर, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास था सरकमफ्रेंस के इक्वल था, और उस लिहाज से बन जाएगा हमारे पास एस इज इक्वल टू 2 पाई आर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ये क्या आएगा, ये दोबारा जीरो आएगा। जीरो क्यों आ गया, क्योंकि आप देखेंगे चेंज इन पोजीशन, बॉडी ए से घूम के दोबारा ए पे आ गई, पोजीशन चेंज हुई कोई नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जीरो है। राइट है, ये तो बात थी कॉन्सेप्चुअली, हमें देख कर दिया। अब हम इसे प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, और साथ ही साथ ना आपको कोई भी डिग्री आ जाए, क्योंकि बॉडी ने इतने डिग्री सर्कल मूव किया है, आप उसका फाइंडिंग डिस्टेंस को, आप फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट को कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे इसके लिए शॉर्ट ट्रिक को, शॉर्टकट को। वो क्या है, नंबर पे होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास है फाइंड करने का डिस्टेंस का, आपको कोई वैल्यू डिग्री में, राइट है, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन, एक मिनट, 2r साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का। क्लियर है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, वो क्या, डिस्प्लेसमेंट में तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे डिग्री में, लिखा हो ना यहाँ पर, लेकिन हम डिस्टेंस में थीटा की वैल्यू को डिग्री में पुट नहीं करेंगे, बल्कि हमें थीटा के एक और यूनिट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे थीटा के 3 यूनिट हैं, नंबर 1 डिग्री जो हम पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट में, नंबर 2 रेवोल्यूशन जो हम यूज करेंगे चैप्टर सर्कुलर मोशन में, उसके लेक्चर आएंगे ना। उसके बाद नंबर 3 उसके बाद आता है रेडियन, हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए थीटा की वैल्यू पुट करनी है रेडियन में, ना के डिग्री में। करेंगे हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, कैसे करने, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 80, जो वैल्यू जो कि डिग्री की उसे मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से, आ जाएगी हमारे पास रेडियन की वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, कन्वर्ट को रेडियन में क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आ जाएगा हमारे पास 45 डिवाइड करेगा 4 पर 180 को, आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। ये हमारे पास था 45 डिग्री के रेडियन थे। अगर फॉर एग्जांपल हमें दी हो 9 डिग्री, हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, राइट है, ये बन जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर, हम ऐसे निकालने वाले रेडियन की। अब इसे हम अप्लाई करते हैं ऊपर वाले एमसीक्यूज में, चलो देखते हैं। पहले हम निकालेंगे कंप्लीट सर्कल के लिए, इसमें कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, है ना, यही बात है ना। चलो अब निकाल डिस्टेंस, फार्मूला क्या, एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा ने पुट करना है डिग्री में नहीं रेडियन में, कन्वर्ट करेंगे रेडियन डिग्री को रेडियन में। आओ देखते हैं, 360 इंटू पाई बाय 180, अब 180 डिवाइड करेगा 2 पर, यह बन जाएगा हमारे पास 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, हम इसे पहले पुट करेंगे डिस्टेंस में, क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू आर 2 पाई, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर बन जाएगा हमारे पास वैल्यू डिस्टेंस की। क्लियर है, एक बात गौर कर रहे हैं, वो क्या, ये वही वैल्यू है जो हमने फाइंड की थी, एस इज इक्वल 2 पाई आर, वो वैल्यू थी कॉन्सेप्चुअल, ये वैल्यू है फॉर्मूले से, हमने प्रूव भी किया, जो पर कॉन्सेप्ट लगाया वो हमारा मैथमेटिकली प्रूव्ड भी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड करना हमने डिस्प्लेसमेंट को, क्या फॉर्मूला इसका, d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2, अब थीटा पुट करेंगे हम डिग्री में पुट कर लेंगे इसको, ये बन जाएगा हमारे पास साइन 360 बाय 2, राइट है, ये बन जाएगा 2r साइन 180, लेकिन साइन 180 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इससे पहले आपको लेक्चर दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर था, पूरी एमडीकेट फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका लेक्चर था।
आप उन्हें उन्हें भी लेना है। ये अगर अच्छी बात है। वहाँ मैंने आपको बताया था आपने डिग्री कैसे निकालनी होती है। डिग्री कैसे निकालनी होती है, साइन की हो, कोस की हो, टेंजेंट की हो, कैसे निकालते हैं। अब साइन 180 इज इक्वल टू 0 होता है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर, d इज इक्वल 0 बन जाएगा। और ये भी वही वैल्यू है जो हमने ऊपर फाइंड की थी, d इज इक्वल टू 0 किया ना वेरीफाई। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको दिया हो हमारे पास सर्कल हाफ दिया हो, क्या बन जाएगा, डिग्री कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। सर्कल हाफ बन गया ना। एक फर्स्ट करे बॉडी पॉइंट ए से बी तक गई है, तो डिग्री कितने थे, 180 थे। निकालना क्या, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई हमसे कुछ जो कैसे निकालेंगे, दोबारा वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा पुट करना है डिग्री में नहीं रेडियन में। क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा, 180 से कट के 180 बन जाएगा 1 पाई रेडियन। क्या 180 से हमारे पास एस इज इक्वल टू पाई आर। क्लियर है, क्लियर है। हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या हमारे पास 180 है, और 2 डिवाइड करेगा 180 को, बन जाएगा साइन 90 बन जाएगा। तो आंसर क्या बना, 2r साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2r 2r क्या बन जाएगा 1 जो आ गया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट था। क्लियर है, क्लियर है। ये किसके लिए था, सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल यानी 180 डिग्री के लिए। अब हम फाइंड करेंगे क्वार्टर सर्कल के लिए यानी 90 डिग्री के लिए। अगर आपको एमसीक्यू उसमें दिया हो, एक बॉडी ने मूव किया डिग्री 90 या फिर सर्कल क्वार्टर, उसका फाइंड करें डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को। क्या करेंगे, वो ही शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे। चलो करते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। फिर हमारे पास कितने हैं, पुट करेंगे हम उसको रेडियन में, 90 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, 90 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो फिर 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। हम इसको पुट करेंगे फॉर्मुला डिस्टेंस में, हम बन जाएगा हमारे पास डिस्टेंस s इज इक्वल टू पाई आर बाई 2। क्लियर है, चलो ठीक है। अब फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, और थीटा मतलब क्या है, 90 डिग्री है, ये बन जाएगा बस साइन 45। साइन 45 क्या होता है, चलो हम निकालते हैं शॉर्टकट से। अब निकाल लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या फार्मूला क्या था, साइन डिग्री निकालने का फार्मूला था अपर फिंगर का अंडर डिवाइड बाई 2। हमारे पास अपर फिंगर कौन सी, इसमें फाइंड करें डिग्री को। ये देखो, ये 0 डिग्री है, 100 डिग्री आ गई, 45 आ गई, 60 आ गई, 90 आ गई। हम फाइंड कर रहे हैं 45 पे। अपर कितनी फिंगर है, 1 और 2। क्या बन गया फॉर्मूला हमारे पास, अंडर 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, हम पुट कर देंगे साइन 45 की जगह अंडर 2 डिवाइड बाई 2। 2r इज इक्वल टू अंडर 2 डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कैसे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अंडर 2 इंटू आर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था, क्या हमने किया, यहाँ पर हमने दो इस्तेमाल के फॉर्मूला। डिस्टेंस हमने क्या था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा पुट करना हमने रेडियन में, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से डिग्री को। और नेक्स्ट हमने यूज किया फार्मूला, वो था डिस्प्लेसमेंट का। फार्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2 था। हम यहाँ पुट कर थीटा को डिग्री पुट कर लेंगे। हमने इसको यूज किया सर्कल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी का। इनका भी जो होगा डिफरेंस फर्स्ट उनके साइन में है। ये नॉर्मल भी है और ये वेक्टर भी है। वेलोसिटी आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर होती है, राइट। हम इसकी डिफाइन क्या बनेगी हमारे पास, वेलोसिटी की डिफाइन क्या बनेगी हमारे पास, स्पीड की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कॉल्ड एज स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज वेलोसिटी। हमने स्पीड में डील करेंगे डिस्टेंस को और वेलोसिटी में डील करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, राइट। एंड रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों का सेम होगा यूनिट मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस स्पीड हमारे पास होगी स्केलर और हमारे पास वेलोसिटी होगी वेक्टर होगी। क्लियर है। अब इनकी आती है दो टाइप आती हैं, एक आती है एवरेज स्पीड, एक आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है। दोनों की टाइप दोनों वही आती हैं। हमारा फार्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, वो फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा टी। ये फार्मूला हमारे पास किसका, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का। क्लियर है। जो हमारे फार्मूला आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने का, वो क्या, पहले हम दोबारा वही लिखेंगे डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी लिख लेंगे, फिर अप्लाई करते हैं हम इसको लिमिट। लिमिट क्या, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू 0। इसे हम ये पढ़ते होते हैं, यानी चेंज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, लिमिट व्हेन टाइम अप्रोचेस 0। ठीक है, ये हमारा फार्मूला किसका है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड का है। इससे हम फाइंड कैसे करते हैं, किसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। इसको यूज करते हैं हम स्पीडोमीटर को, वो लगे होते हैं सिग्नल्स पर। देखा है ना, एक बॉडी मूव की सिग्नल से जिसमें स्टॉप होते हैं वहां पर, वहां स्पीड कैसे फाइंड करता है कि उस इंस्टेंट पर जब बॉडी यहाँ से मूव की, इसकी स्पीड क्या थी, उसके लिए यूज करते हैं स्पीडोमीटर को। क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये समझते हम कैसे हैं। आप अपने घर से गए, अपने कॉलेज गए, कॉलेज का घर का फासला था 6 किलोमीटर का। ठीक है, क्या आपकी स्पीड पूरे रास्ते में सेम थी? नहीं ना। जब आप घर से गए थे, आप एक अच्छे बच्चे थे, आपकी स्पीड 20 थी। जब मेन रोड चले गए, आपकी स्पीड 100 होगी। और जब आप रुके सिग्नल स्टॉप पे, आपकी स्पीड 0 होगी। यानी स्पीड आपकी चेंज होती रही ना साथ साथ, यही होता है ना। तो इसका मतलब हुआ, इसका जो निकालेंगे एवरेज निकालेंगे, उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड होगा। उसके लिए हम डिस्टेंस को, जो रोल होगा आपका 6 किलोमीटर वर्किंग टाइम पे, तो टाइम जो आपको टाइम पे मिल लगा ना, पर 100 से कर देंगे, राइट टाइम। अगर हम निकालें जो होगा हमारे पास स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस, उसे हम कहेंगे उस लम्हे में स्पीड क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, जब घर थे, बाहर निकले, स्टार्ट में स्पीड आपकी थी 20, उस इंस्टेंट की स्पीड 20 थी। लेकिन अगर मेन रोड चल गए, मेन रोड पर स्पीड आपकी 100 होगी, यानी उस इंस्टेंट की स्पीड 100 थी। इस तरह जब हम सिग्नल स्टॉप पे रुकेंगे, वहां पर रुक गए, स्पीड 0 हो जाएगी। ये हर लम्हे पे स्पीड क्या होगी, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। और जो टोटल स्पीड होगी एवरेज निकालेंगे, उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड कहेंगे। क्लियर है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह लें आपको जाने पास लगा 20 मिनट का लगा, तो जो आपके 20 मिनट में जो स्पीड एवरेज रहा, वो हमारे पास रहा एवरेज स्पीड था। और फर्ज करें आपके स्टार्ट में, यानी आप रुक के सिग्नल स्टॉप पर, आपके 17 मिनट 50 सेकंड पर आपकी स्पीड क्या थी, आपकी स्पीड 0 थी उस टाइम जब सिग्नल पर रुके थे आप। ये होता है हमारे पास स्पीड इंस्टेंटेनियस। क्लियर है। अब उसके बाद है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। उसमें क्या होगा, सेम वही बात होगी, लेकिन वहां पर डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट हैंड, राइट हैंड। और उसके बाद होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, वहां करेंगे सेम उससे ही डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी को हम लिख लेंगे नीचे, अप्लाई कर देंगे लिमिट व्हेन टाइम अप्रोचेस 0। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर आप देखें ना, जो आपको एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, वो बेसिकली आ रहे होते हैं एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के आ रहे होते हैं सोल्व करने वाले। फॉर्मूला पूछता बस हमसे स्पीड इंस्टेंटेनियस का और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इनके बेसिकली फार्मूला आ रहे होते हैं, एमसीक्यू सोल्व करने नहीं आते। मैंने आके क्या के पास पेपर जी लास्ट मंथ है हमारे पास, 12 से लेकर 24 तक, हाँ लास्ट 10 के तैयार किए के पास मैंने फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, इंग्लिश के भी, लॉजिकल रीजनिंग के भी, ये आपको ना एडुकस के एलएमएस पर मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, तैयार हो चुके हैं मुकम्मल। आंसर भी हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्रेशन भी है, बड़े सिंपल आंसर के सॉल्व किए हैं, कंप्लीट पास बड़ा फायदा होता है उनका, एमसीक्यू रिपीट भी होते हैं उनसे, आपको मिल जाएंगे वहां पर। अगर हम देखें एक एमसीक्यू, उसको एक बॉडी है, मूव के पॉइंट ए से ये घूमती हुई दोबारा वो आ गई पॉइंट ए पर, राइट है। उसका जो हमारे पास था डिस्टेंस 50 मीटर था, उसका जो हमारे पास था टाइम वो था 25 सेकेंड। तो आप बताएं कि बॉडी को क्या लगेगा, उसका स्पीड क्या होगी, एवरेज क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज क्या होगी, राइट है, राइट है। स्पीड एवरेज का फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या हमारे पास 50 है, टाइम क्या 25 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर हम फाइंड करेंगे उसकी एवरेज वेलोसिटी को, वो क्या होगी, 0 होगी। वो कैसे 0 होगी, फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आएगा। हमारे पास इस मूवमेंट में जो बॉडी ने मोशन की है, डिस्प्लेसमेंट किया 0, क्योंकि चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, उसका पॉइंट इनिशियल, उसका पॉइंट फाइनल सेम, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 1, डिस्प्लेसमेंट जब होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0, तब होगी हमारे पास वेलोसिटी 0। क्लियर है। हमने यहाँ पढ़ा, मतलब यहाँ पर की पॉइंट क्या था, की पॉइंट यहाँ पर यह था जब भी हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कंफर्म यानी गारंटेड 0 होंगी। स्पीड, वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट 0 होंगी जब उसका चेंज इन पोजीशन 0 है। और ऐसी कौन सी वैल्यू 0 नहीं होगी, हालांकि बॉडी ने मूव तो किया है, भले उसके पॉइंट दोनों सेम आ गया, इनिशियल भी फाइनल भी, उसकी डिस्टेंस 0 नहीं होगी क्योंकि उसने एरो होता है ना, उसकी स्पीड 0 होगी। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पर की पॉइंट ये था, राइट टाइम। अब बात उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। मैं
आपको बताता हूँ पढ़ क्यों ऐसे। अब देखते हैं तो उसकी डिफाइन क्या आती है। डिफाइन ये आती है व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब बॉडी ने अगर पहले कवर किया हमारे पास 1 मीटर कवर किया, 1 काम रह जाएगा। बॉडी ने कवर किया हमारे पास 10 मीटर कवर किया, टाइम उसको लगा 5 सेकेंड। अब दोबारा मैं देखता हूँ उसने दोबारा कवर के 10 मीटर किया, अब दोबारा से टाइम लगा 5 सेकेंड लगा। फिर मैं दोबारा से मैंने देखा जो उसने कवर के 10 मीटर, टाइम कितना लगा 5 लगा सेकेंड। तो मैंने क्या देखा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 10 है, टाइम भी उसका 5 है, ये इक्वली आ रहा है। इस लम्हे जो बॉडी की होगी वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म होगी। और एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। वो कैसे? एवरेज क्या होती है? टोटल होती है। जब बॉडी की हर लम्हे सेम ही है, फॉर एग्जाम्पल क्या था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 10 था और उसकी जो टाइम 5 था, ये बन जाएगी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, उसकी बन जाएगी वेलोसिटी। हर लम्हे बॉडी का 2 ही है हर लम्हे पर। तो उस लम्हे जो उसका निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे टोटल का, वो क्या होगा? वो भी 2 ही होगा। इस लम्हे पर वेलोसिटी किसमें? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। जो बॉडी की वेलोसिटी इंस्टेंट पर थी वो वेलोसिटी की बॉडी वेलोसिटी टोटल होगी, एवरेज होगी। क्लियर है? क्लियर है। अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या आता है हमारे पास? आपने फाइंड करनी है एवरेज स्पीड को। बॉडी है पॉइंट ए से मूव की पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट बी से मूव की है पॉइंट ए वापस आ गई बॉडी। क्लियर है? क्लियर है। उसकी स्पीड क्या थी? पहले पॉइंट ए से बी की तरफ 60 मीटर पर सेकंड थी। अब दोबारा बी से ए पर गई है, उसकी स्पीड क्या है? 40 मीटर पर सेकंड है। आप फाइंड करें एवरेज स्पीड को। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पर, 60 प्लस 40 100, 2 पे डिवाइड किया 50, आंसर आ गया। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। आपने याद नहीं किया इसका फार्मूला? फार्मूला से कहता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। हम इस फार्मूले को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आएगा शॉर्टकट जो है वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 इंटू v2 ओवर v1 प्लस v2। ये फार्मूला कब होगा? जब हमारे पास बॉडी का डिस्टेंस सेम होगा दोनों मूवमेंट का, यानी s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s होगा। क्लियर है? ऐसे केस में जो होगा हमारे पास शॉर्टकट वो होगा 2 इंटू वी1 इंटू वी2 ओवर v1 प्लस v2। अगर आपको कभी ये बोल है शॉर्टकट, आप इसे कैसे निकालेंगे? सिंपल उस फार्मूले से निकालेंगे जो फार्मूला मेन है। यहाँ मेन फार्मूला इससे निकालेंगे। क्या फार्मूला है? v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वो क्या बनेगा? s1 प्लस s2 बन जाएगा। टोटल टाइम क्या बन जाएगा हमारे पास? t1 प्लस t2 बन जाएगा। और अगर हम वैल्यू पुट करें s इज इक्वल टू vt बन जाएगा, t इज इक्वल टू s ओवर v1 और t2 इज इक्वल टू s ओवर v2। हम t1 की t2 की वैल्यू पुट कर देंगे, इस वाले फार्मूला में पुट कर देंगे। यह बन जाएगा हमारे पास s प्लस s इज ओवर s ओवर v1 प्लस s ओवर v2। यह एक बात गौर कर रहे हो, मैंने s1 s2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम तो निकालने इस टाइम शॉर्टकट वो निकालने हैं जब हमारे पास डिस्टेंस सेम था, यानी s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s था, तो हम इसकी जगह s लिख लेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है। ये बन जाएगा हमारे पास 2s ओवर s, हमारे पास कौन बार आ जाएगा 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। क्लियर है? क्लियर है। सॉरी, s से s कट जाएगा, हमारे पास ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा और 2 ओवर v1 प्लस v2 ओवर v इंटू v1। अब जो नीचे हमारे पास v इंटू v1 है ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हमारे पास बन गया शॉर्टकट। कैसे बना? 2 इंटू v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। क्लियर है? क्लियर है। ये किसका शॉर्टकट है? जब हमारे पास था s सेम था। और इसी का एक और शॉर्टकट आता है 3 इंटू v1 v2 v3 ओवर v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। ये कब होगा? जब हमारे पास बॉडी के पास 2 से ज्यादा होंगे। लिखा हो ना, फॉर मोर देन 2 पाथ। यहाँ हमारे पास 2 पाथ थे, ए से बी भी गई, बी से दोबारा ए पे आ गई। अगर 2 से ऊपर होंगे हमारे पास होगा ये शॉर्टकट। इस्तेमाल कम ही होता है पर आपने फिर भी याद कर लेना है। क्लियर है? क्लियर है। अब हम इस वाले शॉर्टकट अप्लाई करते हैं हमारा निकालने के एमसीक्यू उसका आंसर। चलो वो क्या बनते हैं? फार्मूला क्या है? 2 इंटू वी1 v2 ओवर v1 प्लस v2। हम पुट करेंगे वैल्यू, ये बन जाएगा 60 इंटू 40 और 60 प्लस 40 वैल्यू होगी ना v1 v2 की। ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 2 48, 48 आ जाएगा। उसके बाद दोनों जीरो ऐसे आ जाएंगे, ये बन जाएगा 1400 ओवर 200 आ जाएगा। अब डबल जीरो नीचे वाले ऊपर डबल कैंसिल कर देंगे,
आंसर है हमारे पास 48 मीटर पर सेकंड। ये 40 लिखा गया है, गलती से लिखा गया है, आंसर इसका क्या है 48 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? तो अब आंसर क्या बना इसका एमसीक्यू का, वो बन गया हमारा आंसर बी बन गया। क्लियर है? क्लियर है। अगर हम देखें बॉडी ने मूव तो किया है पॉइंट ए से बी और बी से सी, लेकिन इस केस में बॉडी को अगर पहले लगी हमारे पास स्पीड 60 थी, दोबारा उसकी स्पीड 40 थी, टाइम दोनों बार लगा उसका 30 लगा है, लेकिन यहाँ पे 30 मिनट नहीं है 30 सेकंड है। ये भी टाइपिंग में गलती हो चुकी है। मैं आपको सदा बता रहा हूँ गलती यहाँ पे क्या हुई है, आप इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है? ठीक है। अच्छा हमारे पास क्या था, ये था। अब इस केस में बॉडी क्या आएगी, एवरेज स्पीड क्या आएगी निकालने। यहाँ पर हम वो वाला शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो शॉर्टकट हमारे पास था जब हमारे पास डिस्टेंस सेम था। क्या डिस्टेंस सेम यहाँ पर है नहीं ना? ए से बी, जो ए से बी है डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि बी से सी है डिस्टेंस कम है। लेकिन इस केस में सेम क्या चीज़ है, टाइम सेम है। जब हमारे पास टाइम सेम हो तब हमारे पास क्या होगा शॉर्टकट, तब शॉर्टकट होगा वी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ओवर 2 आएगा। ये भी हमने उसी फॉर्मूले से निकाला है, दोबारा निकालते हैं हम। ठीक है? अगर हमारे पास जो पाथ हो या मूवमेंट हो या पॉइंट्स हो, 2 से ऊपर पॉइंट्स हो, तो उसके लिए आ जाएगा फाइंड करने का एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का V1 प्लस V2 प्लस V3 ओवर 3 आ जाएगा। क्लियर है? ये भी इस्तेमाल कम ही होता है, पर आपने ये भी याद रखना है। मैंने तो लेक्चर में ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करना सबको यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? अब अगर आपको कोई फॉर्मूला भूल जाए, आप इसे कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है। क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का? पर डिस्टेंस और टोटल टाइम आ जाएगा, इज इक्वल टू S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2 आ जाएगा। अब S इज इक्वल टू VT होता है, इसको पुट करेंगे हम तो हमें बन जाएगा S की जगह V1T प्लस V2T ओवर T प्लस T आ जाएगा। यहाँ बात गौर कर रहे हैं, वो क्या, मैंने T1 T2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? हम इस्तेमाल कर शॉर्टकट उसके लिए जब हमारे पास टाइम सेम होता है। क्लियर है? क्लियर है। सॉरी। अब हम अगर निकाल लें टाइम को बाहर निकाल लें, जहाँ से कॉमन है ना बाहर आ जाएगा, तो यह बन जाएगा V1 प्लस V2 ओवर टाइम T प्लस T क्या आ जाएगा 2T आ जाएगा। T से T कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर बन जाएगा V1 प्लस V2 ओवर T बन जाएगा। ये कब शॉर्टकट इस्तेमाल करना है? जब हमारे पास टाइम सेम होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं निकालने के लिए। ऊपर हमसे उसका आंसर वो क्या है, 60 प्लस 40 ओवर 2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। कैसे निकाला हमने? फॉर्मूला क्या था, V1 प्लस V2 ओवर T था। अगर एक केस में हमारे पास ना डिस्टेंस सेम है ना टाइम सेम है, स्पीड सेम होगी नहीं, हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड को? वहाँ पर बस सिंपल फॉर्मूला जो मेन है उसको इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होगा, S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2। हम इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है। क्लियर है? अगर पाथ 2 से ऊपर हुए है तो अगर S1 प्लस S2 प्लस S3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड निकालने का। क्लियर है? क्लियर है। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि अगर निकालना हो अपने टाइम सेम हो तो फार्मूला क्या है, V1 प्लस V2 ओवर T है। अगर टाइम सेम हो एवरेज स्पीड निकालने फार्मूला, अगर हमारे पास हो डिस्टेंस सेम हो तो फार्मूला बस क्या आता है निकालने का एवरेज स्पीड का 2 इंटू V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। क्लियर है? क्लियर है। तो फिर कैसा रहा आज का लेक्चर? क्या आपने एक बात गौर किया है? पहले तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स को यूज करके लेक्चर के टाइम को कम किया, फिर उसी में से कुछ टाइम को हमने यूज किया मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और साथ ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, जो कि 5 पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ लेक्चर में जो है मेन पॉइंट जो बच्चे कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि उन्हें याद रखने होते हैं, उन्हें बार बार रिवाइज करने के लिए, यही तो एक लेक्चर के जान होते हैं। और लेक्चर को तैयार करने में वो तो इतनी नहीं लगती, क्या करना तो सिंपल सी बात है, लेक्चर को तैयार करने से पहले उसका हम तैयार करेंगे रिसर्च पेपर। उसके लिए हम मुकम्मल सर्च करेंगे, बच्चों को अलग बुक ना खोलनी पड़े, उसके लिए अलग अलग इस्तेमाल करने बुक, तो उसके लिए बनेगा रिसर्च पेपर। 3 घंटे उसको लग जाएंगे बनने के लिए। और फिर वहाँ पर जो अच्छा खासा बना होता है रिसर्च पेपर, उसे हमने ऐड करने पास्ट पेपर से ढूंढ उनके MCQs जो कि इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो रहे होते हैं, हमने वो ऐड करने लेक्चर में। फिर उसके बाद करेंगे इतने बड़े रिसर्च पेपर से नीट और क्लीन और इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स निकालने के लिए, जो आपको गिफ्ट मिल जाएंगे, वो बनाने के लिए 2 घंटे लग जाएंगे। फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 4 से 5 बार। हाँ, भले अपने टीचिंग के दौरान और उससे पहले जब मैंने FSC की थी, जब मैंने MD कैट किया था, और मैंने इन टॉपिक्स को भले 40 से पढ़ा हो, लेकिन फिर भी जब हमने कैमनेशन बोलना होता है ना, उसे एक अलग प्रेशर होता है। और साथ साथ जो आपको पता हो इस लेक्चर से हज़ारों बच्चों को फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसका टाइम लगा लें, फिर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, मेहनत तो लगती है। आपने क्या करना है,
सिंपल, लेक्चर को शेयर करें, ग्रुप तो बने होते हैं ना, वहाँ शेयर करें, बच्चों को बताएं मुझे यहाँ ये फ़ायदा हुआ है, मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर किए हैं, आप भी इससे फ़ायदा लें। ये मुकम्मल सीरीज़ आ रही होगी आपके एमडी फिजिक्स में कंप्लीट करने के लिए जैसे मैंने की थी, और साथ ही साथ आता है मतलब अच्छे मार्क्स लेने के लिए, और सीरीज़ मुकम्मल आ रही होंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। गिफ्ट कहाँ मिलेंगे? कमेंट में मिलेंगे, फर्स्ट कमेंट में। आप कमेंट भी करें लेक्चर कैसा रहा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, ज़बरदस्त लेक्चर में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।